नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सामाजिक भी है और सियासी भी है। दरअसल सियासी इसलिए कहेंगे क्योंकि देश भर में पहली बार 1993 शुरुआत हो गई थी 1992 से, जब सनातन धर्म के एक बड़े हिस्से को, संख्या के हिसाब से नहीं लेकिन समृद्धि के हिसाब से, जैन समुदाय और सिख समुदाय को सनातन या हिंदुओं से अलग करने की बात हुई और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देने की बात हुई। ये बात हुई थी शुरू 93 में, जब नरसिम्हा राव जी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और इसके बाद 2014 में जब चुनावी साल था और चुनाव के कुछ महीने पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर दिया था। इसके पहले बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन हम सिर्फ इस पर बात करना चाहते हैं कि पारिवारिक यानी कुटुंब न्यायालय में एक तलाक की अर्जी थी। उस तलाक की अर्जी को दायर किया गया था हिंदू लॉ के मुताबिक, और माननीय न्यायालय ने कहा कि चूंकि जैन हिंदू नहीं है, अल्पसंख्यक है, लिहाजा उनके मामले का फैसला जो है वो हिंदू लॉ के हिसाब से नहीं हो सकता, और ये कहकर अर्जी खारिज कर दी गई। अब सवाल है कि जैन हिंदू है या अल्पसंख्यक, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर बाकी सारी अदालतें उनके तमाम पारिवारिक मामले हिंदू लॉ के हिसाब से करती आई है। देश में 2 लॉ हैं, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ, और इस पर विस्तार से बात करने की ज़रूरत आज इसलिए भी है। हम तकनीकी मुद्दों पर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ इस भावना पर जा रहे हैं कि क्या जैन को हिंदुओं से अलग करने की ज़रूरत थी, क्या सिखों को हिंदुओं से अलग करने की ज़रूरत थी, जबकि सिख का तो गुरु नानक देव ने निर्माण इस बात पर किया था कि वो सनातन की रक्षा करेंगे, और उसके लिए सिख पंथ बनाया गया था। ये धर्म नहीं पंथ माना गया था, और उसी तर्ज पर जैन को धर्म कम पंथ माना गया था। पंथ पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सोनलाल पटवा जी नामांकन पत्र दाखिल कर भोजपुर सीट से रायसेन जिला मुख्यालय से भोपाल लौट रहे थे। तब प्रेस से बातचीत करते समय उन्होंने कहा था एक सवाल के जवाब में कि मेरा जो पूजा पद्धति वो जैन है और वैसे मैं हिंदू हूँ। इससे पूरी बात स्पष्ट हो जाती थी। आज इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, और स्काइप पर हमारे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और जियो पॉलिटिक्स के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं रमेश सिंह जी? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ मैं। दरअसल अल्पसंख्यक पर असमंजस कह लें या माइनॉरिटी पर कन्फ्यूजन, ये चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन इसके पीछे सियासत बड़ी है, और उस सियासत को लेकर भी हम बात करेंगे कि क्या ये सब मामला राजनीतिक तौर पर था या इसमें सच में जैन समुदाय का भला करने के लिए उनको अल्पसंख्यक बनाया गया था, और सिख समाज को भी इसीलिए बनाया गया था क्योंकि दोनों समाज जो हैं, हम कहें कि जैन समुदाय देश के उस समूह और समुदाय में आता है जिसके पास समृद्धि के मामले में अथाह पैसा है, और वो चाहे तो मिलकर किसी एक राज्य का बजट भी तय कर सकते हैं। सिखों की जहाँ तक बात है, वो वॉरियर हैं, बहादुर हैं, और लोग कहते थे कि अगर किसी बस में कोई सरदार जी बैठे हैं, सिख बैठा, तो लोग कहते थे कि पूरी बस सुरक्षित है। लोग कहते थे सरदार जी है, और सरदार जी उसी हिसाब से एक्ट भी करते थे, और उनको देख के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग में सिख को लाकर ऐसा कर दिया गया कि इससे सिख समुदाय सुरक्षित हो जाएगा, और इसी पर सियासत हुई। अलग बात है कि सनातनी या हिंदू इन तमाम मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर देते नहीं है। थोड़े बहुत विरोध और समर्थन के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज इस पर चर्चा की वजह इसलिए क्योंकि कुटुंब न्यायालय ने एक अर्जी को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि वो जैन समुदाय ने हिंदू लॉ के हिसाब से दायर की थी, जिससे उन्होंने कहा कि आप चूंकि अल्पसंख्यक हैं और इस पर हम फैसला नहीं सुनाएंगे। तो चर्चा की शुरुआत रमेश सिंह जी आपके साथ कि ये जो सारा मामला है उसे कैसे देख रहे हैं, फिर मैं आऊँगा चैतन्य भट्ट जी के पास। राघवेंद्र जी, ये जो इंदौर न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो 2014 के बाद 2014 में जैनों को अल्पसंख्यक दर्जा देने के बाद कुटुंब न्यायालय ने शायद ये महसूस किया क्योंकि अल्पसंख्यक घोषित हो गए, इसलिए इन्हें हिंदू लॉ के हिसाब से इनके जो तलाक का मामला उसका निपटारा नहीं हो सकता। हालांकि हाई कोर्ट जब वो गए
जैन इसी बात की आपत्ति लेकर कि अभी तक हमारे मामलों का निपटारा हिंदू एक्ट के अनुसार होता था, तो अब ये हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2B के तहत जैन, बौद्ध और सिख समुदायों पर ये लागू होता है, इस पे स्टे दे दिया। अब सवाल यह है कि ये बात तो थोड़ी सी है तलाक की कि हिंदू एक्ट के अनुसार इस पर फैसला हो या अल्पसंख्यक होने के कारण कोई अलग हो, लेकिन सवाल ये है कि ये विषय पैदा क्यों हुआ। तो कांग्रेस ने हिंदुओं के विभिन्न सेक्शंस को आजादी के बाद है कभी किसी जाति के नाम पे या अल्पसंख्यक के नाम पे या भाषा के नाम पे बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको ये सिख और जैन की तो बात छोड़िए, सिद्धारमैया साहब ने लिंगायत जो कर्नाटक का एक समुदाय है, शैव समुदाय, जो शिव की उपासना करता है लिंग के रूप में, वो अपने आप को लिंगायत कहता है। और हर समुदाय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को अलग से शो करने की कोशिश करने लगते हैं। हिंदुओं में भी बहुत सारे है। सिद्धारमैया साहब ने उनको लिंगायत को अलग ही धर्म घोषित करने की कर दिया था, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उसे मान्यता नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि किस तरह से हिंदुओं के एक सेक्शन को, अभी तक तो उन्होंने पूजा पद्धति के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किए थे कांग्रेस ने पिछले 70 साल में। अब उन्हें हिंदुओं में भी जो सब सेक्शन है, जैसे शैव है, गणप है, शाक्त है, सौर है, कोई वैष्णव है, तो कोई किसी देवता की आराधना करता है, इसके आधार पे भी कांग्रेस की इच्छा है कि इनको भी जैसे शैव को अलग एक धर्म घोषित कर दिया जाए, कबीर पंथियों उन्हें अलग घोषित कर दिया जाए। तो ये आप देखिए सिखों को किस तरह राजनीतिक ढंग से आजादी के बाद से सिखों से कांग्रेस बहुत ज्यादा डरती थी और उन किस तरह से आतंकवाद को पंजाब में कांग्रेस लेके आई, भिंडरावाले को खड़ा किया, फिर उसके माध्यम से आतंकवाद की एक थ्योरी, सिख खालिस्तानी आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी और बड़ी रणनीति के साथ भिंडरावाले को बढ़ाया। स्वर्ण मंदिर में आधुनिक हथियारों को जाने की इजाजत कांग्रेस ने दी और इसके बाद मिलिट्री ऑपरेशन किया। उसकी रणनीति ये थी कि उस एक वीरतापूर्ण कार्य ऑपरेशन करके और चुनाव जीतने की उनकी रणनीति तो सही थी, लेकिन वो फेल हो गई। तो यही हाल जैनों के साथ किया है। जैन क्योंकि जैन ही बचे थे जो अपने आप को हिंदुओं में एडजस्ट कर रहे थे, तो उनको 2014 में कांग्रेस में जाते जाते पता नहीं दोबारा आते कि नहीं आते, उनको भी अल्पसंख्यक घोषित करके चले गए और हिंदू समाज को विभिन्न टुकड़ों में बांटने की कांग्रेस की, चाहे वो जाति के रूप में हो, भाषा के रूप में हो, धर्म के रूप में हो, पंथ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, कांग्रेस ने हमेशा एक कोशिश की और आज ये जो अपने सामने मामला है ये उसी की एक कड़ी है। चलिए, कांग्रेस ने जो किया वो अपनी जगह, लेकिन सवाल ये सिंह साहब की ये जो सारा मामला है वो अब ऐसे मुकाम पर पहुंचेगा क्योंकि इस पर बात लंबी चलेगी। ऐसा नहीं कि जैन समुदाय इसमें क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि जब 93 की बात थी, जिस समय पटवा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यानी अयोध्या विवाद के पहले, अयोध्या में जो बाबरी ढांचा गिरा उसके पहले की बात है, तब उनसे किसी ने पूछा था कि आप क्या हैं। तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो जाहिर है कि राजनीतिक मामला था और पटवा जी जैसे आदमी के मुंह से निकली हुई बात वो भी दूर तक जाती। तो उन्होंने सवाल के बाद कम से कम 30 सेकंड का पॉज दिया और फिर मैंने चूंकि उस समय मौजूद था, मैं दृश्य चित्र खींच रहा हूँ, उन्होंने सवाल करने वाले को थोड़ा सा तीखी नजरों से देखा क्योंकि उनको लगा कि ये सवाल शरारतपूर्ण है। जवाब दिया उन्होंने कि मैं पूजा पद्धति मेरी जैन है और वैसे मैं हिंदू हूँ। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक उत्तर था, लेकिन वो पॉलिटिकली इस पर बच गए। लेकिन सवाल ये कि क्या जैन समुदाय इसके पहले जब हिंदू में आता था, सनातन में है, तो फिर उसको ज़रूरत क्या थी उस पूरे समाज को अलग करने की। बात मैंने शुरुआत में बहुत छोटी सी कही थी कि ताकतवर समुदायों को अलग करके सनातन को, हिंदुओं को कमज़ोर करने की साजिश तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि इससे जैन समुदाय मजबूत हुआ हो, इससे सिख मजबूत हुए, लेकिन हमें अभी तक नज़र नहीं आया। 93 के बाद से लेकर 2014 में जो कुछ अध्यादेश जारी हुआ, उसके बाद से अब तक 11 साल गुजर गए, ना तो इस अल्पसंख्यक समाज में, अल्पसंख्यक वर्ग में आने का सिख समुदाय पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ, ऐसा दिखा नहीं, और जैन समुदाय को बहुत लाभ मिला हो ये भी नज़र नहीं आया।
चैतन्य भट्ट जी, सवाल ये नहीं कि किसी वर्ग को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए। आरक्षण की शुरुआत भी ऐसे हुई थी, लेकिन 10 साल के लिए आरक्षण शुरू हुआ और वो आज तक जारी है। समुदायों को आपने अल्पसंख्यक बना दिया, लेकिन उससे लाभ उनको हो रहा कि नहीं हो रहा वो अलग बात है। लेकिन देश में एक सनातन धर्म के लोग बढ़ जरूर रहे हैं। इस पर भी आपकी टिप्पणी आप उचित समझे तो करें, लेकिन विवाद शुरू हो गया है कोर्ट के फैसले के बाद। नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, ये एक बड़ा एक सामाजिक और न्यायिक मामला है। फैमिली कोर्ट ने उसी आधार पर इनको अल्पसंख्यक के मामले में मानते हुए हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पर तलाक नहीं दिया है। इसकी अधिनियम बनाया गया था केंद्र सरकार द्वारा कि ये अल्पसंख्यक है, और फैमिली कोर्ट का ये मानना है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं उनको हिंदू मैरिज एक्ट के आधार पे कोई सुविधा या तलाक जैसी स्थिति नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक लंबे अरसे तक जो भी जैन समाज के इस तरह के अगर विवाद होते थे तो उसमें हिंदू एक्ट का ही उपयोग होता था। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि किसी कुटुंब न्यायालय ने किसी तलाक की अर्जी पर, जबकि दोनों अपनी मर्जी से तलाक चाहते हैं, उस पर इस तरह की टिप्पणी की है और उसको रिजेक्ट किया है। और इसके साथ साथ करीब और 27-28 मामलों को भी रिजेक्ट किया जी। जैन समाज में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा तीव्र आक्रोश भी है, क्योंकि उनका मानना है कि जब हमें नेता सनातनी मानते हैं तो फिर हम जब सनातन के ही पक्षधर हैं तो फिर हमको अल्पसंख्यक में क्यों रखा गया और हमारे मामलों को हिंदू एक्ट के आधार पे क्यों नहीं सुना जा रहा है। हाईकोर्ट गया है मामला। अब देखिए, कोर्ट के अपने अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, किस आधार पे इस बात को हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा। और इसलिए शायद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये कहा है कि अभी तक जो निर्णय कुटुंब कोर्ट ने लिए हैं वो अभी स्थगित रखे जाए, और जब दोनों पक्षों को हम सुनेंगे, जैन समाज के पक्ष को भी सुनेंगे और जो कहा गया है उसको भी सुनेंगे, तब उस पर हम निर्णय लेंगे। तो अभी तो मामला सब जुडिस है और अभी हाई कोर्ट में है। लेकिन ये एक जो आपने बात कही कि ये हो सकता है कि उनको अधिकार, जो अल्पसंख्यकों का अधिकार होता है जिससे उनको और कुछ लाभ हो सकते हैं, वो देने की कोशिश की हो केंद्र सरकार ने और अधिनियम बनाया हो, लेकिन इसका कोई फायदा उनको मिला या नहीं मिला ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैन समाज और सिख समाज दोनों अपने आप में बहुत ताकतवर हैं, समृद्धि के हिसाब से, धन के हिसाब से, वीरता के हिसाब से। तो ये उनको कोई बहुत ज्यादा फायदा मिला हो अल्पसंख्यक क्या, ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन ये बात भी सही है कि जो केंद्र सरकार ने अधिनियम बनाया था उसमें उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि ये जो दो वर्ग हैं इनको हम अल्पसंख्यक घोषित कर देंगे तो इनको जो भी और एक्स्ट्रा लाभ मिलने वाले अल्पसंख्यकों के हिसाब से वो इनको मिल पाएंगे। अब मामला चूंकि न्यायालय में है और तलाक जैसा मामला है, एक संवेदनशील मामला है, तो इसको लेके कुटुंब न्यायालय ने किस तरह की बात सोची और उसने किस आधार पे ये निर्णय दिया है। उन्होंने बताया भी है कि जो केंद्र का अधिनियम है उसके तहत आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं, हिंदू अधिनियम के तहत नहीं आते, इसलिए आपकी जो अर्जी है वो रिजेक्ट की जाती है। बिल्कुल। लेकिन हिंदू समाज, जो जैन समाज है, उनका भी ये कहना है कि भाई हम तो अभी तक तो इसी एक्ट के तहत या अधिनियम के तहत अपनी जो भी समस्याएं थी कोर्ट के माध्यम से निपटाते थे, लेकिन अब ऐसा कौन सा एक नया पैच आ गया जिसमें हमको ये कहा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यक हैं और आप हिंदू अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते। तो मामला वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैन समाज के जो नेता हैं वो इस मामले को लेकर बहुत आक्रोशित हैं और वो हाईकोर्ट भी जा रहे हैं इसके खिलाफ। उन्होंने एक पिटीशन भी दायर की है कि कुटुंब न्यायालय का जो आदेश है वो निरस्त किया जाए। तो अब उसमें देखिए क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझता है, क्योंकि एक पूरे समाज का मसला है, कोई व्यक्तिगत मसला नहीं है। ठीक है, वो तलाक केस व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जो पूरे समाज को लेके बात हो रही है उसको लेके भी हाई कोर्ट निश्चित तौर पे अपने हिसाब से उसमें सोच विचार करेगा और फिर निर्णय देगा। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि एक राजनीतिक वो भी शुरू हो गई इस बात को लेके कि कांग्रेस ने ऐसा किया या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही, जो कुछ भी हो। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक विषय है और एक उस सामाजिक विषय को न्यायिक विषय के आधार पर निपटाया जाएगा। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों के सुनने के बाद ही उस पर हाई कोर्ट अपना निर्णय लेगा। बिल्कुल। भट्ट जी, दरअसल हम इस पूरे मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। वो कोर्ट अपने हिसाब से कर रहा है, हमने उस पर कोई टिप्पणी की ना तो की ना हम कभी करते हैं।
दूसरी बात जहाँ तक है कि मामला पॉलिटिकल तो इसलिए कि जब 1993 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उस समय भी इनको जब अल्पसंख्यक वोट बनाकर जैन और सिखों को इसमें शामिल किया गया। पारसी ठीक है, पारसी हुए, क्रिश्चियन हुए, ये हम मान सकते हैं, लेकिन सिख जो पंथ है उसकी स्थापना कैसे हुई सबको पता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई। जैन तो कहते हैं कि हम तो सनातन के भी पहले के हैं, और जैन धर्म की किताबों में जैन धर्म के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि राम का मामला भी हमारे यहाँ है, और ऋषभ देव की बात भी अगर हम करें तो वो जो उनके 23वें तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकर थे। उसके बाद हम ये भी कहना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में राजी तो अब होगी, धर्म भी इसमें आएगा, लेकिन इस बात की शुरुआत शर्मा जी जरूर आपसे हम समझना चाहेंगे कि 93 में आखिर ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा था कि अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ, बोर्ड बना, और बोर्ड बनने के बाद उनको ऐसा इल्हाम हुआ कि ये जो सनातनी है या हिंदू हैं उसमें जैन समुदाय जो है बड़ा कमजोर है, इसको अल्पसंख्यक वर्ग में लाना चाहिए, और सिख समुदाय बहुत कमजोर है, इसको भी अल्पसंख्यक वर्ग में लाना चाहिए ताकि इनका संरक्षण हो और इनको एक तरह से सुरक्षा मिले। क्या हम सबको लगता है कि सिख समाज को सुरक्षा की जरूरत है? क्या हमको लगता है कि जैन समाज को सुरक्षा की जरूरत है? लेकिन आखिर ये किस बुद्धि से 93 में इसको जोड़ा गया उस बोर्ड के तहत, अल्पसंख्यक बोर्ड के तहत, और बाद में 2014 में ठीक 10 साल बाद, 11 साल बाद, इसको चुनाव के ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने अल्पसंख्यक दर्जे में एक असाधारण अध्यादेश निकालकर, ऑर्डिनेंस निकालकर इसको कर दिया था कि जैन और सिख जो है वो अल्पसंख्यक है। आपकी पूरे मामले में एक समग्र राय। देखिए राघवन जी, मोटे तौर पर दो चीज है। राजनीतिक दृष्टि से कुछ सरकारों ने क्या किया ये तो आपने सब बताया ही है, लेकिन मोटे तौर पर कानून में उनको जैन को क्या माना वो भी वो जाने, लेकिन मोटे तौर पर जैन समाज सनातन परंपरा का अभिन्न अंग है। जो जैन समाज के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी वो अयोध्या में जन्मे हैं और वो इक्ष्वाकु वंश के हैं। इसी वंश में दशरथ हुए हैं, इसी वंश में राम हुए हैं, और चूंकि अगर वो अयोध्या में जन्मे हैं और राज परिवार में जन्मे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो सूर्यवंशी क्षत्रियों की जो परंपरा अवध की रही है इक्ष्वाकु वंश की, वो उसी में जन्मे हैं और उनके पूर्वज राम है। एक बात हुई। श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी का उल्लेख आता है। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जो अंतिम तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, वो भी इक्ष्वाकु वंशी सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, इक्ष्वाकु वंश में ही उनका भी जन्म हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से जैन जो हैं सनातन परंपरा के अभिन्न अंग हैं। एक बात हुई। अब जैन शब्द जो बना है वो जिन से बना है। जो लोग अपनी साधना के साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियां, गणसूत्र, मन, उन सब को जीत लेते हैं, उन्हें जिन कहा गया है, और वहीं से जैन शब्द बनता है। तो मोटे तौर पर ये साधना का शब्द है जैन। अब दूसरी बात आती है, ये काम अंग्रेजों ने किया था। वो चूंकि समाज को बांटना चाहते थे, उनकी घोषित नीति ही थी डिवाइड एंड रूल। और जब संविधान में कुछ चीजों का प्रावधान किया गया था, इसका अंबेडकर जी ने विरोध किया था। आगे चल करके समय समय पर ऐसे संशोधन किए। अब सवाल ये है कि 93 में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 93 में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, अगर आप देखेंगे राम मंदिर आंदोलन में जैन समाज ने भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। उस 64-65 से 66 से, जब से वो सन थोड़ा भूल रहा हूं, जब से अदालत में आया है, तब से जैन समाज के वकीलों ने ही बड़ी प्रमुखता के साथ राम मंदिर को वहां पर प्रस्तुत किया। तो उस सरकार ने दो निर्णय लिए। एक तो उन्होंने कहा कि जैन समाज को थोड़ा अलग कर दे राम जी से। इसी में एक चीज जुड़ूंगा मैं। जो कोठारी बंधु थे, जो वहां पूरे अयोध्या के मामले में, हाँ, मैं आ रहा हूं, उस मुद्दे पर आ रहा हूं जी। तो वो जो तो जैन समाज के वकीलों ने 64, 65, 66 से लेकर के लगातार मुकदमा किया। और जिस तरीके से जो पहला ध्वजारोहण हुआ कोठारी बंधुओं का, ये अप्रैल और अक्टूबर के अंत में, और 2 या 3 नवंबर की घटना है ये, जब कोठारी बंधुओं का बलिदान हुआ। तो और उनका संबंध कोठारी बंधुओं का मध्य प्रदेश में था। उनके पिताजी चूंकि झाबुआ में थे, और फिर आगे चलकर उनके पिताजी कलकत्ते में थे, फिर आगे चल करके झाबुआ में आकर रहने लगे थे। संघ से उनका जुड़ाव कोठारी बंधुओं का झाबुआ में हुआ। तो उन दोनों भाइयों का जो बलिदान हुआ, वो कोठारी बंधु भी जैन थे।
इसके अलावा कार सेवा में अगर आप देखेंगे, जो मुलायम सिंह की गोली कांड हुआ है अक्टूबर में और अक्टूबर के लास्ट वीक में, शायद 30 अक्टूबर या और उसके बाद फिर 2-3 नवंबर को, तो जितने लोगों का बलिदान हुआ है उसमें 4 जो है युवा कार सेवक जो हैं वो जैन समाज के थे। तो स्वाभाविक रूप से जैन समाज को हिंदू समाज से काटने का ये षड्यंत्र था। और उसी बीच में वो ओबीसी का फॉर्म कार्ड लेकर के आए। गंगाजली यात्रा से लेकर के कार सेवा तक अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो भागीदारी रही है वो ओबीसी की रही है। तो ओबीसी लेकर के आए, जैन समाज को लेकर के आए, और कुल मिलाकर के मनमोहन सिंह ने जाते जाते ये जो है जैन समाज का ये कानून बना करके चले गए। तो कुल मिलाकर के अंग्रेज भले चले गए हैं। फिर एक और बात है, मनमोहन सिंह के समय और नरसिम्हा राव जी के समय हिंदू समाज को बांटा गया, हिंदू समाज के हितों को छोटा किया गया और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हुआ इन दोनों सरकारों में। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को समाज को बहुत ध्यान से सोचने की आवश्यकता है। और जैन फिर एक और बात राघवेंद्र जी, मैं अपनी बात को जोड़ना चाहता हूं। कानून में आपने अल्पसंख्यकों में तो जोड़ दिया, लेकिन जो अल्पसंख्यकों को जो विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो उनको विशेष प्रकार का अनुदान मिलता है, अल्पसंख्यक आयोग आके फिर जैन समाज को वो सहायताएं क्यों नहीं देता? तो कुल मिलाकर के ये जो इस तरह की बात है, प्रावधान आप कुछ करेंगे, प्रचार कुछ करेंगे, समाज को बांटने का जो षड्यंत्र है, मैं समझता हूं समाज को उसमें जागना चाहिए। बिल्कुल। समय अब कम बचा है। मैं सिंह साहब आपसे आग्रह करूंगा कि बहुत छोटे से 2-4-5 वाक्यों में आपकी टिप्पणी, हालांकि ये 2-4-5 वाक्यों में टिप्पणी नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश करिए कि इसको कम बातों में, शब्दों में समेट लें आप। रमेश कह रहे हाँ जी, बोले सर जी। राघवेंद्र जी, अभी ये विषय आया था कि किसी समाज को या किसी पंथ को मजबूत करने के लिए, वो कमजोर हो रहा है तो मजबूत करने के लिए उसे अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है। रिकॉर्ड ये बताता है कि जब किसी समाज को मुख्य धारा से अलग करके चाहे अल्पसंख्यक बना दिया जाए या जातीय आधार पर, भाषाई आधार पर उसे अलग कर दिया जाए, तो वो कमजोर होता है, मजबूत नहीं होता। यानी सिखों को आप देखिए, सिखों की मजबूती कितनी मजबूती थी, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। और जब अल्पसंख्यक बना दिया उन्हें, तो सिखों के अंदर एक अलगाव का भाव पैदा हो गया। अपने जब कोई समाज अल्पसंख्यक हो जाता है, वो अपने आप को मुख्य धारा से अपने आप को अलग मानने लगता है। जब अलग मानने लगता है तो वो अपने हितों को भी उससे अलग मानता है, और हितों को पूर्ति करने के लिए जो वो उपाय अपनाता है, वो भी मुख्य धारा की जो समाज होता है जिससे कट के आता है, उससे टकराव होते हैं। टकराव होकर वो इसमें खास बात यह है कि अभी तक ये दोनों समाज अलग हुआ नहीं मानते हैं। कागज पर भले हो गया हो, अध्यादेश जारी हो गया हो, लेकिन ना तो वो अपने आप को बहुत अलग मान पा रहे हैं और ना सनातन उनको अलग मान पाता है। जब भी चीज़ें आती, जैसे रमेश शर्मा जी ने कहा कि सारे मुकदमे जैन एडवोकेट ही लड़ रहे हैं, सारे आंदोलनों में जैन समुदाय के लोग आगे बढ़कर भाग ले रहे हैं। सिखों की हम बात करें तो गुरुबानी में बहुत सारे बार, कई बार भगवान राम का नाम इसमें आया है। तो ये बातें अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तो वैसे ही है जैसे कि पानी में अगर आप लाठी मारेंगे तो पानी अलग नहीं हो सकता। तो ये सनातन का मामला है, इसको अलग करने से भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। ये दूसरी बात है कि इसको लेकर लोग लाभ उठाते हैं राजनीतिक। बहुत छोटी सी टिप्पणी भट्टी जी आपकी इस पर। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्य धारा से आप किसी को अलग करोगे तो वो अपने आप को एक कमजोर महसूस करता है। आप देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो में भी आप देखेंगे कि जो भी बड़े दलों की मुख्य धारा से अलग हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। तो जब समुद्र बहता है तो उसमें तमाम तरह की नदियां मिलती हैं और वो एक वृहद रूप लेती हैं। तो अगर ये भी शर्मा जी ने बहुत सही बात कही कि जितने भी धार्मिक स्थलों के मामले हैं, चाहे वो काशी का हो, मथुरा का हो, अयोध्या का हो, उसमें विष्णु जैन जी ही लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुओं की तरफ से। तो जो व्यक्ति खुद लड़ाई लड़ रहा हो इन धार्मिक स्थलों के लिए, उस समाज को आप कैसे अलग कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब उसमें पॉलिटिकल सोच क्या रही, कैसी रही, कोशिशें जरूर होती रही है जी भट्ट जी। लेकिन ये बात सही है कि इस तरह से अगर आप किसी समाज को अलग करोगे तो उसका भी आक्रोश आना स्वाभाविक है, और फिर निश्चित तौर पर उसमें हिंदू कहीं ना कहीं कमजोर होता है। ठीक, तो रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से इस मामले में सामाजिक जागृति आनी चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि उस संविधान में वो संशोधन करें दोबारा। और जैन समाज हो, सिख समाज हो, बौद्ध समाज हो, ये जैसा कि गांधी जी कहते थे, ये हिंदू परंपरा की धाराएं हैं, ये पंथ है विशेष, और ये सनातन परंपरा के अंग हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर कुछ पेड़ पौधे रखे हैं समूह में तो वो सूखते नहीं है। किसी
एक पेड़ को आप उस झुंड से अलग करके गमले को अलग कर दें तो कई बार वो सूख जाता है। तो ये कोशिश है समाज को अलग करके सुखाने की, लेकिन समाज है कि वो इकट्ठा है और वो एक तरह से प्राकृतिक रूप से साथ है, क्योंकि सनातन के बारे में कहते हैं कि ये अनादिकाल से चला आ रहा है। तो वजह थी अल्पसंख्यक मानने की जैन समाज को, इस पर पूरी चर्चा केंद्रित थी। देखते आने वाले दिनों में इस पर क्या घटना होती है, कोर्ट क्या फैसला करता है, समाज क्या प्रतिक्रिया देता है और लोग क्या तय करते हैं, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज में। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी आपका साधुवाद, चैतन्य भट्ट जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका भी साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।